नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है, बायोलॉजी पेपर सेकंड जो है उसकी क्लासेस जो चल रही है उसी में हम आगे बढ़ते हैं। और उसी में हमारी सेल बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। सेल बायोलॉजी में हम आज पढ़ लेते हैं क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या आंतझिल्लिका तंत्र या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसको कहेंगे। देखो क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या आता है, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम व रसधानी वैक्यूल अंग आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इनके कार्य एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। देखो एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है, अंतःझिल्लिका तंत्र है, उसमें क्या होता है कि जो कार्य होते हैं इसके अंदर जो भी चीज़ें आती हैं जैसे ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और राजधानी, ये चार चीज़ें आती हैं। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और राजधानी, इनके कार्य जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत इनको रखा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व पेरोक्सिसोम जो होते हैं के कार्य उपयुक्त जो अंग हैं, ये जो अंग हैं ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और राजधानी, इनसे क्या मैच नहीं करते, संबंधित नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पेरोक्सिसोम्स के, तो अतः इनको इस तंत्र के अंतर्गत ये नहीं आते। कौन नहीं आते, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और पेरोक्सिसोम जो होते हैं ये एंडोमेम्ब्रेन तंत्र के अंतर्गत नहीं आते, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन तंत्र में आता है ईआर, अंतःप्रद्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इसमें इसके तीन भाग होते हैं, एक तो सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल। ईआर की संरचना गोल्जी समान होती है, गोल्जी के समान ही होती है, परंतु इसमें क्या होता है कि सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स को कोशिका द्रव में पृथक पृथक रहते हैं। जो इसके जो सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल जो होते हैं वो कोशिका द्रव में पृथक पृथक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। देखो डिफरेंस गोल्जी के समान ही होती है, इसकी जो संरचना जो होती है वो क्या होती है, गोल्जी के समान ही होती है, परंतु क्या होता है कि इसमें सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल जो होते हैं वो कोशिका द्रव में गोल्जी की तरह क्या है, गोल्जी की तरह सेम गोल्जी की तरह नहीं रहते, ये क्या रहते हैं, पृथक पृथक रहते हैं और कॉम्प्लेक्स का नहीं बनाते हैं। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता था, ठीक है। इसमें दो प्रकार के ईआर हैं, एक तो है रफ ईआर, एक है स्मूथ ईआर, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन नहीं रेटिकुलम। ईआर, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। देखो रफ जो ईआर होते हैं उस पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। कौन से, यूकैरियोट है तो सीधी सी बात है एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होगी। और यूकैरियोटिक सेल के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी ये ऑर्गेनेलीज हैं, ये ईआर जो है ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है, हम जानते हैं एटीएस राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एटीएस राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, अधिक स्थायी होता है। रफ ईआर जो होता है राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो ये अधिक स्थायी होता है। इन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में उन कोशिकाओं में ये अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण व स्रवण अधिक होता है। देखो राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसका मतलब प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण जिन कोशिकाओं में ज़्यादा होगा, उनका श्रवण ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे ये जो आरईआर है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। जैसे यकृत की कोशिका, अग्नाशय, ग्लोबुलेट सेल्स की कोशिकाएँ हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्मूथ ईआर के बारे में। स्मूथ जो ईआर है कम स्थायी होता है, पहली बात तो ये अधिक स्थायी था, मुख्यतः ट्यूब्यूल से निर्मित होता है, उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है जिसमें ग्लाइकोजन, लिपिड और उपापचय अधिक होता है। देखो उन कोशिकाओं में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है जिसमें ग्लाइकोजन, लिपिड और उपापचय क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि स्मूथ ईआर के काम क्या होते हैं, ग्लाइकोजन और लिपिड उपापचय लिपिड्स वगैरह को सिंथेसिस करता है, ठीक है। एडिपोज ऊतक ग्लाइकोजन संचय करने वाली यकृत कोशिकाओं में ये मेनली पाया जाता है। अब ईआर के रूपांतरण देख लेते हैं। ईआर के जो रूपांतरण हैं, देखो एक तो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है एसईआर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंकाल व हृदय की मांसपेशियों में ये जो संरचना है साइकोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पाई जाती है।
माइलॉइड बॉडीज़ होती है, इसके रूपांतरण हैं ईआर के। माइलॉइड जो बॉडीज़ होती हैं ये क्या होती हैं, ये विशिष्टीकृत एसईआर होती हैं। विशिष्ट एसईआर होते हैं जो रेटिना की पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स में पाई जाती है। किसमें? रेटिना जो होता है उसकी पिगमेंटेड एपिथेलियल सेल्स होती है, उसमें ये जो माइलॉइड बॉडीज़ हैं ये पाई जाती हैं आँख में, ठीक है, रेटिना में। प्रकाश संवेदी होती हैं माइलॉइड बॉडीज़, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम ईआर के कार्य क्या क्या हैं। ईआर के कार्य देखते हैं तो जो आरईआर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आरईआर, उसके कार्य हैं सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, पहली बात तो। अतः ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल प्रोवाइड करवाता है। अतः ये क्या करता है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थल प्रोवाइड कौन करवाता है? आरईआर करवाता है। एससीआर क्या है? ये लिपिड से संबंधित, लिपिड यानी कि कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड, लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स, और स्टीरॉयडल हार्मोन्स का संश्लेषण करता है। एससीआर जो होता है वो लिपिड संश्लेषण और स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं उनका संश्लेषण कौन करता है? एससीआर करता है। और इसके अलावा एससीआर जो होता है वो अवशीकरण, डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि अवशीकरण या डिटॉक्सिफिकेशन भी ईआर का ही काम होता है। ये क्या करता है? ड्रग्स, प्रदूषक और स्टीरॉयड के अवशीकरण से संबंधित होता है। ड्रग्स वगैरह का और प्रदूषक वगैरह या स्टीरॉयड्स के जो पॉइजनस होते हैं, पॉइजन होता है, उससे अवशीकरण से संबंधित क्या होता है? ईआर होता है। लाइसोसोम, गोल्जी, सूक्ष्मकाओं का निर्माण कौन करता है? ईआर करता है। लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम, गोल्जी, सूक्ष्मकाय जो होते हैं उनका निर्माण कौन करता है? ईआर करता है, ठीक है। तो ईआर के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखो 4 भागों से मिलकर के बना होता है गोल्जी। गोल्जी जो होता है, नाम अच्छा है इसका, नाम क्या है इसका? अच्छा है, गोल्जी। गोल्जी 4 भागों से मिलकर बना होता है। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल। देखो ये देखो वहाँ पे भी सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स पढ़े थे, किसमें? ईआर में भी पढ़े थे, लेकिन हमने डिफरेंस वहाँ पे बता दिया था। सिस्टर्नी के बारे में बात करें, सिस्टर्नी एससीआर की बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है। वो पृथक पृथक होती है लेकिन ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं और क्लोज्ड रहती हैं, ठीक है। सिस्टर्नी यहाँ पे एससीआर की बहुत सारी चपटी डिस्क होती हैं एससीआर की, और वो चपटी डिस्क आकार की होती हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं गोल्जी में। अब सिस्टर्नी जो होती हैं वो एक तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव प्रकार की, एक तो कॉन्वेक्स और एक होती है कॉनकेव। कॉन्वेक्स यानी अभिसारी, कॉन्वेक्स अभिसारी होता है, कॉनकेव अपसारी होता है, जानते हैं ना। कॉनकेव क्या होता है? अपसारी होता है, और ये अपसारी यानी कि पसारता है, यानी कि चीज़ों को फैला देता है कॉनकेव, ठीक है। और कॉन्वेक्स या अभिसारी ये क्या होता है? ये सतह जो होती है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए। दो केंद्रक की कोशिकाएं, जो केंद्रक की कोशिकाएं, ये कॉन्वेक्स जो अभिसारी होती हैं, ये केंद्रक की कोशिकाएं सिस फॉर्मिंग फेस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिस फॉर्मिक फेस, सिस या फिर फॉर्मिक फेस कहलाती हैं। कॉन्वेक्स या अभिसारी, कॉनकेव झिल्ली की ओर होती हैं, ये केंद्रक की ओर होती हैं। देखो ये वो तो कॉन्वेक्स होती हैं केंद्रक की ओर, और कॉनकेव होती हैं झिल्ली की ओर, केव जैसी झिल्ली की ओर। तो ट्रांस या मैच्योरिंग फेस इनको कहा जाता है कॉनकेव को, ठीक है। ट्यूब्यूल्स सिस्टर्नी से संयोजित होते हैं, ट्यूब्यूल्स, और वेसिकल्स स्रावी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कार्य के बारे में। तो जो गोल्जी के कार्य है, कोशिका स्रवण यानी कि सेल सेक्रीशन में हेल्पफुल होता है। पहली बात तो कोशिका स्रवण में हेल्पफुल होता है। गोल्जी जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। गोल्जी जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन कौन सी? प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी में होता है। शुक्र जनन के समय एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला भाग होता है, हेड वाला भाग जो होता है, उसका निर्माण कौन करता है? ये गोल्जी करता है। और कोशिका निर्माण के समय कोशिका जो पट्टी होती है, सेल प्लेट होती है, सेल प्लेट बनती है ना, और उसका निर्माण कौन करता है? उसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी करता है।
अब बात कर लेते हैं गोल्जी की बात में लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या होता है? पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका। पादप कोशिका में लाइसोसोम किसमें? पादप कोशिका। पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका यानी कि बड़ी केंद्रीय रिक्तिका, रिक्तिका यानी वैक्यूल, जो बड़ी के पादप कोशिका में मैक्सिमम जो बड़ी होती है वो कौन सी होती है? ये केंद्रीय रिक्तिका होती है, वैक्यूल जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ी होती है। ठीक है, 90% जो पादप कोशिका है उसका भाग ये घेरती है वैक्यूल, तो इसलिए बड़ी केंद्रीय वैक्यूल लाइसोसोम के समान कार्य करती है। ठीक है, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में लाइसोसोम के समान काम करती है वैक्यूल। ठीक है, गोलाकार थैलीनुमा संरचना होती है ये, और पाचक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, अम्लीय माध्यम में ये काम करती है। लाइसोसोम जो होते हैं वो अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, पाचक एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनके कार्य देखते हैं, तो कार्य क्या है इनके? अंतःकोशिकीय पाचन होता है, ऑटोफेगी भी करते हैं ये, यानी स्वभक्षण, पुरानी व मृत कोशिकाओं का खुद ही पाचन कर लेते हैं, स्व अपघटन भी करते हैं, ऑटोलाइसिस भी करते हैं, यानी कि सुसाइटल बैक्स इनको कहा जाता है लाइसोसोम को, क्योंकि स्वयं ही कोशिकाओं को पूर्णतः ये खत्म कर लेते हैं। मेढक में कायांतरण के समय लाइसोसोम का कैथेप्सिन एंजाइम, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम में, लाइसिस करते हैं किसी भी चीज़ का, अपघटन करते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का, मृत कोशिकाओं का या किसी भी कोशिकाएं हैं, तो मेढक में कायांतरण के समय लाइसोसोम का जो कैथेप्सिन एंजाइम होता है, लाइसोसोम का एक एंजाइम होता है कैथेप्सिन, जो कि क्या करता है कि टैडपोल की पूंछ का पाचन कर देता है। मेढक का जब कायांतरण होता है तो उसमें पूंछ का पाचन कौन करता है? यही करता है कैथेप्सिन एंजाइम लाइसोसोम का। अब लाइसोसोम की उत्पत्ति के बारे में देखते तो लाइसोसोम की उत्पत्ति GERL से हुई होती है, जर्ल, अर्थात गोल्जी काय से संयुक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। मतलब ये कि संयुक्त गोल्जी काय से, गोल्जी से संयुक्त एंडो, मतलब ER और गोल्जी जो होते हैं, ER और गोल्जी जो होते हैं, इनके संयुक्त रूप से क्या लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। ER और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है। अब हम बात कर लेते हैं राजधानी की, वैक्यूल की। ठीक है, तो राजधानी या वैक्यूल्स क्या होते हैं? एकल झिल्ली से आवृत होती है, और ये जो राजधानी होती है वो क्या होती है? एकल झिल्ली से आवृत होती है, एकल झिल्ली से आवृत होती है, और जिसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, देखो टोनोप्लास्ट वाला, कि जो राजधानी है, जो वैक्यूल होती है, टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट क्या है? एक झिल्ली से आवृत होती है कौन? राजधानी, उसी को बोलते हैं क्या? टोनोप्लास्ट। पादप कोशिका में ये 90% स्थान घेरती है वैक्यूल जो होती है राजधानी। अमीबा में संकोचनशील राजधानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है अमीबा में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा भी हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, हरितलवक, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहला हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम शब्द जो था, शब्द किसने दिया? सी बेंडा ने। खोज की थी फ्लेमिंग व अल्टमान ने। अल्टमान याद रखना, फ्लेमिंग और इसकी पूछा जाता है ये वाला। देखो खोज की है फ्लेमिंग और अल्टमान ने। एक कोशिका में उपस्थित समस्त जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। एक कोशिका में, देखो एक कोशिका में उपस्थित समस्त जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोम कहलाते हैं। कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया, या कोशिका में ATP का उद्योग जिसको कहा जाता है, कोशिका में कोशिका भी कहा जाता है, कोशिका भट्टी कहा जाता है, या संचयी बैक्टीरिया कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका में सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिटी है, स्वयं रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है, स्वयं का DNA होता है, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया ही इन सब। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका में ATP उद्योग, कोशिका में कोशिका, कोशिका व्यक्ति, कोशिका में कोशिका यानी कि डबल मेम्ब्रेन होता है इसलिए, कोशिका भट्टी या संचयी बैक्टीरिया,
कोशिका में सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग, अर्धस्वायत्त कोशिकांग, ठीक है। तो ये सभी नाम किसके हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया के ही नाम हैं। देखो, दोहरी इकाई कला से ये घिरे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बाहरी जो कक्ष होता है, एक होता है भीतरी कक्ष। भीतरी कक्ष को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। भीतरी कक्ष, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी कक्ष कहलाता है मैट्रिक्स। और जिसमें क्रेब्स साइकिल के एंजाइम क्या होते हैं? पाए जाते हैं। क्रेब्स साइकिल से संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? मैट्रिक्स वाले भाग में पाए जाते हैं। इसका भीतरी जो कक्ष होता है वो मैट्रिक्स बनाता है और उसमें क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड जो एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह और आंतरिक सतह। बाहरी सतह सी फेस और आंतरिक सतह मैच्योरिंग फेस यानी कि एम फेस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव फेस, ठीक है। तो मैच्योरिंग फेस आंतरिक सतह होती है इसकी। आंतरिक झिल्ली वैलित होकर अंगुली समान क्रिस्टी बनाती है। जो आंतरिक जो झिल्ली होती है, इसकी अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो वलित होकर के अंगुली समान क्रिस्टा का फॉर्मेशन कर लेती है आंतरिक झिल्ली, ठीक है। आंतरिक झिल्ली पर ई वाहक साइटोक्रोम प्रेजेंट होते हैं जो ईटीएस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जो होता है वो उसको बनाते हैं। ये हमने पहले भी बात कर चुकी है ईटीएस के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन वाहक साइटोक्रोम जो ईटीएस बनाते हैं वो लगे हुए होते हैं, साइटोक्रोम्स लगे हुए होते हैं। आंतरिक झिल्ली पर पिन हेड पार्टिकल्स होते हैं और जिनको क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम कहते हैं। ऑक्सीजोम भी ये पिन हेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसकी आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। ये प्राथमिक कक्ष या F1 F0 कण लगे रहते हैं। ऑक्सीजोम पर क्या F1 F0 कण लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये किसने बताया? फर्नांडिस मोरेन ने बताया। F1 F0 कण किसके ऊपर? जो आंतरिक झिल्ली होती है इसकी, उस पे जो ऑक्सीजोम होते हैं, ऑक्सीजोम पर ये F1 F0 कण लगे हुए होते हैं और ये बताया फर्नांडिस मोरेन ने। जिसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध F1 F0 पार्टिकल जो लगे हुए होते हैं इनका संबंध ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ऑक्सीकरण या ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इनका जो अहम भूमिका होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो डीएस वृत्ताकार नग्न डीएनए होता है। ये भी पूछ लिया गया है शायद पिछली बार। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो डीएस वृत्ताकार नग्न डीएनए होता है। डीएस वृत्ताकार नग्न डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए। मैट्रिक्स वाले भाग में डीएनए रेप्लिकेशन, इसका जो मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब स्वयं की प्रति स्वयं बना सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन संबंधित जो एंजाइम्स होते हैं वो इसके मैट्रिक्स वाले भाग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं और इस माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या हैं? देखो, कोशिका में ऑक्सीकरण जो क्रियाएं होती हैं वायवीय श्वसन के दौरान, ऑक्सीकरण जो क्रियाएं होती हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना या एटीपी का संग्रह करना, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या एटीपी निकलेगी बाहर, ठीक है। तो एटीपी का संग्रह करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा। और अंडक जो होते हैं, जो अंडक होते हैं उसमें पीतक निर्माण यानी कि विटालोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, उसकी क्रिया में ये भी सहायक होता है। अंडकों में पीतक जो निर्माण होता है, विटालोजेनेसिस जो होता है, उसकी क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सहायक होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसके? लवक या प्लास्टिड्स के बारे में। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक। तीन प्रकार, विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम तीनों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। वर्णी लवक, हरित लवक और अवर्णी लवक। वर्णी लवक यानी कि वसा विलय होते हैं। वर्णी लवक जो होते हैं जिनको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिनको क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट जिनको कहा जाता है। ये वसा विलय कैरोटिनॉइड्स वर्णक होते हैं, जैसे कैरोटीन, ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होता है इसमें। वसा विलय होते हैं, कैसे होते हैं? वसा विलय होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं। कैरोटिनॉइड्स वर्णक होते हैं, कैरोटिनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ेंथोफिल इसमें पाया जाता है। मिर्च टमाटर का रंग लाल होता है, किसके? लाइकोपीन वर्णक के द्वारा। मिर्च और टमाटर का लाल रंग प्रोवाइड करवाता है लाइकोपीन। फलों का जो पीला नारंगी रंग होता है वो अल्फा बीटा गामा कैरोटीन होती है। गाजर में बीटा कैरोटीन होती है। बीटा कैरोटीन जो गाजर का लाल रंग होता है। और विटामिन ए का पूर्वगामी होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है।
ये हमने बात की है क्रोमोप्लास्ट के बारे में, वर्णी लवक के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो पर्णहरित वर्णक, ये क्या होता है? पर्णहरित वर्णक यानी कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखो, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। पर्णहरित वर्णक होता है, पर्णहरित वर्णक कौन सा? क्लोरोफिल, और कैरोटीनॉइड्स इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखते हैं, जो आवश्यक जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है उसको क्या रखते हैं? संचित रखते हैं। अवर्णी लवकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवर्णी यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, वो थे क्रोमोप्लास्ट, ये हैं ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी यानी कि ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होते हैं। वर्ण अवर्णी है, वर्णी यानी वर्ण नहीं है कोई भी, तो रंगहीन होंगे। रंगहीन लवक होते हैं जिनमें खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? संचित रहते हैं। इनका काम क्या होता है? खाद्य पदार्थों का संचय, यानी कि खाद्य पदार्थ इनमें संचित रहते हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। अमाइलो, इलियो, इलाइयो, इलाइप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। एलियो, अमाइलो यानी कि अमाइलेज यानी कि मंड से संबंधित स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टोर रहता है। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट में ई से स्टार्ट है। इलायोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं, ऑयल और फैट जो होते हैं वो, यानी कि तेल और जो वसा होती है वो संचित रहती है इलायोप्लास्ट में। और एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें प्रोटीन का संचय रहता है, प्रोटीन का संचय रहता है या संग्रह रहता है। मैक्सिमम जो हमने बात कर ली लवक के बारे में, मैक्सिमम लवक एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते रहते हैं। जो लवक होते हैं, जैसे हरी मिर्च होती है फिर वो लाल में कन्वर्ट होती है, तो क्लोरोफिल किस में कन्वर्ट होता है? ठीक है, ऐसे तो ये मैक्सिमम जो लवक होते हैं, प्लास्टिड्स जो होते हैं, वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं? रूपांतरित होते रहते हैं। एक्सेप्ट क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित नहीं होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट तो हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है, जैसे कि टमाटर है, वो हरे टमाटर में नहीं होगा। ठीक है, हरा हो सकता है लाल में, लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी जो है वो किस में नहीं हो सकता? जैसे लाल टमाटर हो गया क्रोमोप्लास्ट, लाइकोपीन की वजह से। अब टमाटर क्या है? वो हरे में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट का कलर। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कभी भी क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित नहीं होता है। तो देखो, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखो, क्लोरोप्लास्ट या की हरित लवक डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था। झिल्ली युक्त होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अंत झिल्ली से घिरे भीतर स्थान पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं स्ट्रोमा। वहाँ पे मैट्रिक्स कहा था, ठीक है, और यहाँ पे भीतर जो स्थान पाए जाते हैं उनको क्या कहता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, मैट्रिक्स किस में कहा, स्ट्रोमा। तो मैट्रिक्स तो किस में आता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एम फॉर मैट्रिक्स, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि यहाँ पे हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, तो स्ट्रोमा वाला भाग आएगा। स्ट्रोमा के जो घटक हैं वो क्या हैं? थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं? देखो, सिक्कों की भांति ढेर होता है, सिक्कों की भांति ऐसे ढेर समान जो संरचना होती है, ये जो सिक्के होते हैं उसकी ढेर सारी जो संरचना होती है इस प्रकार से, तो ये कहलाती है थाइलाकॉइड्स। और इसका जो ये घेर होता है इसको बोलते हैं ग्रेना, ग्रेनम एक वचन है। ठीक है, चपटी झिल्लीनुमा नलिका, चपटी झिल्लीनुमा संरचनाएं होती हैं जो ग्रेना से विभिन्न थाइलाकॉइड्स को जोड़ती हैं, और इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। ठीक है, ऐसे होती हैं ना ये, और ये जुड़ी हुई होती हैं, तो स्ट्रोमला लैमेले के द्वारा ये क्या होती हैं? डिस्क समान जो संरचनाएं होती हैं वो क्या झिल्ली ये क्या जुड़ी हुई होती हैं। वर्णक अणु एकत्रित होकर, इनमें क्या होता है कि वर्णक अणु एकत्रित होकर एक प्रकाश संश्लेषी क्रियात्मक इकाई बनाते हैं और जिसको बोलते हैं क्वांटासोम। तो ये क्वांटासोम क्या होते हैं? इनके जो ये इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। वर्णक अणु एकत्रित होकर के क्या होते हैं? एक प्रकाश संश्लेषणी क्रियात्मक इकाई, इस जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटासोम बनाते हैं, वो होते हैं किसमें? स्ट्रोमा वाले भाग में। इसमें स्ट्रोमा वाले भाग में देखो, क्लोरोप्लास्ट का स्वयं का डीएनए तथा प्रोटीन, देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्वयं का डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी होती है। ठीक है, स्वयं रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, स्वयं का डीएनए होता है। तो इसीलिए, किंतु प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु एंजाइम्स,
केंद्रक व हरित लवक। देखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु जो एंजाइम्स हैं केंद्रक व हरित लवक दोनों की जीन्स द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु इनके जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्रिया के लिए जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं वो केंद्रक और हरित लवक। इसके साथ में कौन मिल जाता है? केंद्रक। तो केंद्रक प्लस हरित लवक दोनों के जीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डीएनए और प्रोटीन का संश्लेषण खुद बना सकता है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त झिल्ली कहा जाता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली इसको कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं कोशिका का इंजन इनको कहा जाता है। राइबोसोम इसकी खोज जॉर्ज पैलेट ने की है 1953 में। किसने की है? पैलेट ने की है, 53 में की है, 1953 में। राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। ये राइबोसोम जो होते हैं वो राइबो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। ये बहुत पहले भी बात कर चुकी है, घिरे किसी भी झिल्ली से आवृत ये नहीं होते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री व कोशिकांग के अंदर कोशिकांग इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री व कोशिकांग के अंदर कोशिकांग इनको कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन बनता है ना यहाँ पे। यूकैरियोटिक राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक 80S होता है, प्रोकैरियोटिक 70S होता है। ठीक है, ये जो 80S राइबोसोम होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और ये भी साइटोप्लाज्म ये जो 80S राइबोसोम होता है ये साइटोप्लाज्म के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इसमें भी प्रेजेंट होता है, जबकि साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, प्रत्येक राइबोसोम की दो उप इकाइयाँ होती हैं। देखो दो उप इकाइयाँ पाई जाती हैं। TOS राइबोसोम होता है 60+ 40S और 70S होता है 50+ 30S। 50+ 30 क्या होता है? 70 और 80S जो होता है 60+ 40 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन राइबोसोम की उप इकाइयों को बांधने का काम करता है। जो मैग्नीशियम आयन होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नीशियम आयन क्या होता है? जो राइबोसोम की ये दोनों उप इकाई होती हैं इनको बांधने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम आयन। ठीक है, देखो कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। देखो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान कुछ राइबोसोम छोटी उप इकाई की सहायता से mRNA के साथ संलग्न हो जाते हैं और उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या एर्गोसोम, जिसको कहा जाता है पॉलीराइबोसोम या एर्गोसोम कहा जाता है। देखो जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसके दौरान कुछ राइबोसोम छोटी उप इकाई की सहायता से छोटी जो उप इकाई होती है उसकी सहायता से mRNA के साथ संलग्न हो जाता है। किसके साथ? mRNA के साथ संलग्न हो जाता है, जब इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम या एर्गोसोम इसको कहलाते हैं। ये चैपरोन प्रोटीन क्या होती हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं चैपरोन प्रोटीन। ठीक है, चैपरोन प्रोटीन होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन होती हैं जो नई बनने वाली प्रोटीनों के रूपांतरण व परिपक्वन में कार्य करती हैं। नई बनने वाली जो प्रोटीन होती है के रूपांतरण व परिवहन और परिवहन में काम करती हैं चैपरोन प्रोटीन। ठीक है, नई बनने वाली प्रोटीन के रूपांतरण व परिवहन में कार्य करती हैं चैपरोन प्रोटीन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ लेते हैं। कल नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आगे वाला पूछना हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ओके।